हेलो एवरीवन, हमारी अपनी पाठशाला में इकोनॉमी के सेक्शन में अब हम लोग लेके जो आज आए हैं वो है इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जो इंटरनेशनली काम कर रहे हैं, जो मल्टीलैटरल हैं, यानी कि बहुत सारे देशों के द्वारा मिलकर बनाया गया एक एग्रीमेंट। उस तरह के इंस्टीट्यूशंस को आज हम लोग अध्ययन करना शुरू करेंगे। ये आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो चाहे आप यूपीएससी का पीटी दो, चाहे बीपीएससी का पीटी दो, मेंस दो या इंटरव्यू दो, आपको कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस हमेशा एग्जामिनेशन में आते हैं कि आपको इंटरनेशनली जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा आते हैं, चाहे आप कोई भी एग्जाम दो। तो इससे आपको करंट अफेयर भी समझने में आसान मिलेगा, क्योंकि जब आपको पता होगा उसका बैकग्राउंड किस प्रकार वो काम करती है, क्या उसका रोल है, क्या उसका फंक्शन है, तो आपको इससे रिलेटेड जो न्यूज आप पढ़ोगे वो भी पढ़ के आपको समझने में आसान होगा। तो हम लोग आज 3 चीज को लेके आए हैं कि एक होगा हमारा वर्ल्ड बैंक, दूसरा होगा हमारा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ, और तीसरा हम लोग पढ़ेंगे डब्ल्यूटीओ को। लेकिन डायरेक्टली हम वहां पर नहीं पहुंच रहे हैं, आप इसको एक सिलसिलेवार तरीके से पढ़ो, एक कहानी के तरीके से पढ़ो, ताकि आपको ये याद ना करना पड़े। ये इतने अच्छे तरीके से समझो कि ये आपको कहीं पर याद करने की आवश्यकता ना हो। एक बहुत अच्छी कहानी है और उस कहानी को देखोगे तो आपको धीरे धीरे सारे चीजें आपको याद होती ऑटोमेटिकली चली जाएंगी। तो समझना शुरू करेंगे हम लोग कि ये जो हमारा बैकग्राउंड है इसका, जब हमारा सेकेंड वर्ल्ड वार लास्ट होने पर था या सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हो रहा था, तो पूरे देश को, पूरे वर्ल्ड को ऐसा चिंता हुआ कि जिस प्रकार का ये विनाश हुआ है, उस विनाश से हम लोग किस प्रकार से रिकवर करें, किस प्रकार हम लोग स्टेबल हों, किस प्रकार हम लोग स्टेबिलिटी के साथ डेवलपमेंट कर सके। तो यूएनओ का निर्माण हो चुका था। यूएनओ के द्वारा ही फाइनेंशियल सेक्टर में पहला पहल किया गया, यानी यूएनओ के द्वारा फाइनेंशियली उसका जो इंस्टीट्यूशन था खड़ा करने का कॉन्सेप्ट वो शुरू हुआ कि अब हम लोग फाइनेंशियली मजबूत हो जाएं, यानी कि हम लोग डेवलपमेंट तो करें लेकिन हम लोग मजबूती के साथ, स्टेबिलिटी के साथ और इस तरह के विनाशकारी चीजों को दूर रखकर अपने आप को डेवलप करें। तो यूएनओ के द्वारा जो सबसे बड़ा नाम आता है वो होता है ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस। ब्रेटन वुड आपका यूएसए में एक होटल थी जिसमें कोई कॉन्फ्रेंस यूएनओ के द्वारा बुलाया गया था। याद रखना हमेशा इस चीज को कि ये जो कॉन्फ्रेंस था ये यूएनओ के द्वारा कॉल्ड था, ये यूएनओ के द्वारा कॉल्ड था, जिसमें कि करीब 44 कंट्री ने भाग लिया था और उसमें लगभग 170 से ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद हुए थे। इंपॉर्टेंट क्या रहेगा इसमें कि आपका यूएसएसआर यानी रसिया जो उस समय का था, ये इसमें भाग नहीं लिया था। रसिया इसमें भाग नहीं लिया था। एक्चुअल कारण क्या था कि जब वर्ल्ड वार खत्म हुआ तो सभी देशों में ये था कि अब हम लोग में से कौन ऐसा देश होगा जो वर्ल्ड को लीडरशिप प्रदान करेगा, यानी कि वर्ल्ड के लिए लीडरशिप कौन होल्ड करेगा। तो चूंकि आप जान रहे हो कि वर्ल्ड वार जब सेकेंड खत्म हो रहा था तो आपके पास उस समय की जो देशेस थे, जो कंट्रीज थी, वो थे आपके जापान, जो डेवलप्ड कहो या पावरफुल कहो, जापान थी आपके पास, जर्मनी था, फ्रांस था, आपका ब्रिटेन था, यूएसए थे और रसिया। तो ये सारे देश थे जो मजबूत थे या कह सकते हो कि डेवलप्ड थे। बट जापान की बुरी तरह से हार हो चुकी थी वर्ल्ड वार में, जर्मनी भी बुरी तरह से नेस्तनाबूद हो चुका था। अगर ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन के जितने कॉलोनियल पार्ट्स थे, यानी कि जैसे कि इंडिया था और भी बहुत सारे देशों पे ये जो कब्जा, ये उपनिवेश थे, ये धीरे धीरे खत्म होने के कगार पर थे। तो ब्रिटेन भी बहुत कमजोर होता जा रहा था। फ्रांस की भी वही स्थिति थी। तो बच रहा था उस समय 2 कंट्री, एक था यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, दूसरा था आपका रसिया। दोनों कंट्री उस समय के को अगर देखा जाए तो दोनों कंट्री उस समय पूरे वर्ल्ड में सबसे पावरफुल कंट्री के रूप में उभर रही थी या डेवलप्ड कंट्री की ओर बढ़ रही थी। तो गारंटेड था कि इसी दोनों में कोई एक होगा जो लीडरशिप देगा, जिस कारण से दोनों कंट्रियों में कोल्ड वार चल रहा था। तो जिस कारण से कह सकते हो कि यूएनओ के द्वारा बुलाया गया बैठक में रसिया पार्टिसिपेट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि अमेरिका में ये हो रहा था और कहीं ना कहीं अमेरिका के डोमिनेंट में था, यानी अमेरिका इसको डोमिनेट कर रहा था। ऐसे कंडीशन में रसिया के द्वारा पार्टिसिपेशन नहीं किया गया। तो
करीब 44 देश उसमें शामिल हुए, 170 से ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव शामिल हुए, जो हुआ था जुलाई 1944 में। और जुलाई 1944 में कॉन्फ्रेंस होता है, कॉन्फ्रेंस में सभी देश आपस में बैठकर ये डिसाइड करते हैं कि हम लोग आफ्टर वर्ल्ड वार किस प्रकार वर्ल्ड को डेवलपमेंट की ओर ले जाएं, और जिसका रिजल्ट निकला कि उन लोगों के द्वारा 3 इंस्टीट्यूशन का प्रस्ताव दिया गया। एक दिया गया वर्ल्ड बैंक का, दूसरा दिया गया आईएमएफ का, तीसरा दिया गया आईटीओ का। वर्ल्ड बैंक उस समय कहना गलत होगा क्योंकि वर्ल्ड बैंक नाम नहीं था, उस समय नाम दिया गया था आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन, यानी हमें रिकंस्ट्रक्ट करना है पूरे वर्ल्ड को और डेवलप करना है। तो नाम, पहला इंस्टीट्यूशन का नाम आया दैट इज कॉल्ड आईबीआरडी, दूसरा नाम आया आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और तीसरा नाम आया आईटीओ, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो पूरी दुनिया ने इस चीज को माना कि नहीं, अब हमें स्टेबिलिटी के साथ डेवलपमेंट करना है, तो उसके द्वारा वर्ल्ड बैंक के प्रस्ताव पर मोहर लगे, यानी सहमति बनी। साथ ही आईएमएफ पर भी सहमति बनी। एक बेसिक चीज अभी हम पढ़ा नहीं रहे हैं आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को, ये जब पढ़ाएंगे अगले क्लास में तो देखेंगे, इसके डिटेल में समझेंगे। बट ऐसे समझ लो कि वर्ल्ड बैंक क्या है। वर्ल्ड बैंक जो है वो गरीब देशों को, या कह लो कि अपने मेंबर देशों को पैसे उपलब्ध कराती है, ऋण उपलब्ध कराती है उसे डेवलप करने के लिए, यानी डेवलपमेंट के लिए ये आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है। वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है। आईएमएफ का रोल क्या है? आईएमएफ का रोल है कि अगर देश के बीच में बिजनेस हो रहा है, यानी कि व्यापार हो रहा है, तो उस व्यापार को बढ़ाने में ये मदद करती है आईएमएफ। दोनों में डिफरेंस क्या समझना कि वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट के लिए आपको पैसे देगी, ऋण देगी, जबकि आईएमएफ आपके बिजनेस के लिए, दो देशों के बीच में मल्टी लैटरल बिजनेस अगर हो रहा है कंट्रियों के बीच में, तो वैसे कंडीशन, जैसे मान लो का बैलेंस ऑफ पेमेंट है, तो कह सकते हो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट को बैलेंस करने के लिए ये मदद करती है, फाइनेंशियली मदद करेगी आईएमएफ। तो दोनों में डिफरेंस याद रखना, ये डेवलपमेंट के लिए बात करती है और ये बात करती है बिजनेस के लिए। तो दो इंस्टीट्यूशन पर मोहर लगा, दोनों इंस्टीट्यूशन 1945 में काम करना शुरू कर दिए। चूंकि आपको शुरू में ही बताया कि अमेरिका के द्वारा ही एक तरीके से डोमिनेट किया जा रहा था, तो दोनों का जो हेडक्वार्टर बना वो बना है वाशिंगटन डीसी में। क्योंकि अमेरिका इसको पूरी तरह से अपने कब्जे में रखना चाह रहा था, तो अमेरिका के कारण ही आप कह सकते हो कि दोनों का हेडक्वार्टर देखोगे तो वाशिंगटन डीसी में बना। इसमें भी 189 कंट्री इसके मेंबर हैं, आईएमएफ के भी 189 कंट्री मेंबर्स हैं। जो नैरो नाम का देश था वो लास्ट देश था जो इसका दोनों का मेंबर बना। तो दो इंस्टीट्यूशन तो फाइनेंशियली खड़े हो गए। तीसरा था आईटीओ। आईटीओ इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब बात हुई कि ये तो हुआ डेवलपमेंट के लिए फंड की बात या बिजनेस के लिए फंड की बात। अब बात करो ट्रेड पर, कि जब तक दो देश या दो से अधिक देश आपस में बिजनेस नहीं करेंगे तो इकोनॉमिकली वो कैसे बूस्टअप करेंगे या डेवलप कैसे करेंगे। तो इंटरनेशनली ट्रेड को, यानी इंटरनेशनली ट्रेड, यह ट्रेड मीनिंग समझना कि ट्रेड वर्ड जो यूज हो रहा है वो यूज हो रहा है मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के लिए। जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं उसके बिजनेस के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन की इच्छा थी सब लोगों की कि एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बने जो ट्रेड को बढ़ावा दे, जो आपस में देशों के बीच में ट्रेड को बढ़ावा दे। तो इस पर ऑब्जेक्शन उठना शुरू हुआ। इस पर ऑब्जेक्शन उठना शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ? ऐसे समझो उस समय देश जो थे, सभी देश वो दो पार्ट में बटे हुए थे। एक कह सकते हो जिसमें जो इसकी इकोनॉमी थी वो कैपिटलिस्ट थी, यानी कैपिटल बेस इकोनॉमी थी, और दूसरे में जो थी वो स्टेट इकोनॉमी थी। स्टेट इकोनॉमी, या इसको कहो सिंपल लैंग्वेज में तो सोशलिस्ट थे। तो आईटीओ को लेके नहीं बनने का, सहमति नहीं बनने का कारण था कि वर्ल्ड में दो तरह की इकोनॉमी देखी जा रही थी। एक कैपिटलिस्ट थी और दूसरी स्टेट इकोनॉमी, या कहो कि सोशलिस्ट इकोनॉमी थी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में मतलब क्या होता है कि वैसा इकोनॉमी जहां पर जो उसके फिस्कल पॉलिसीज हैं वो मार्केट डिसाइड करती है, और
स्टेट इकोनॉमी या सोशलिस्ट इकोनॉमी मतलब हुआ कि वहां पर जो उसकी फिस्कल पॉलिसी है वो मार्केट ना डिसाइड करके सर्टेन चुने हुए लोगों के द्वारा डिसाइड किया जाए, या सिंपल को कि गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया जाए। तो दो तरह की इकोनॉमी थी। जो सोशलिस्ट वाले थे उनका कहना था कि जब हम अपने देश की फिस्कल पॉलिसी हम देश पर नहीं छोड़ते हैं, वो कुछ हमारे चुने हुए लोग यानी हमारी गवर्नमेंट डिसाइड करती है, तो हम उसमें इंटरनेशनल रूल्स को कैसे वैलिड देंगे। मतलब कि जो हमको अपने देश को चलाने के लिए, अपने देश में हमको बिजनेस करने के लिए हम रूल बना रहे हैं चुने हुए लोग, तो हम इसमें बाहरी लोगों को इंटरफेरेंस करने क्यों दें। इस कारण से कह लो कि दो तरह के थे, एक में हमारा यूएसए था, या कहो कि यूरोपियन कंट्रीज थी जहां पे पूंजीवाद था, और दूसरी ओर यहां पे कहो तो यूएसए था, यूएसएसआर था यानी रसिया था, या एशिया के पार्ट थे। यहां पर आपको दिखाई देगा हमेशा समाजवादी अर्थव्यवस्था। चाइना में कहो तो कम्युनिस्ट इकोनॉमी, रसिया में कहो तो समाजवादी सोशलिस्ट इकोनॉमी, और यूएसए या यूरोपियन कंट्री में कहोगे तो पूंजीवादी। तो इस तरह की दो अलग इकोनॉमी पूरे वर्ल्ड में फैली हुई थी। तो जिस कारण से, इस कारण से आप कहो कि आपके आईटीओ को लेकर सहमति नहीं बनी और ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं बन पाया। यानी फाइनली ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के अंदर अगर बात करो तो दो ही इंस्टीट्यूशन बने, एक बना आईबीआरडी यानी वर्ल्ड बैंक, दूसरा बना आईएमएफ। इसीलिए कहीं कहीं ये क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में आता है, पीटी में आता है कि ब्रेटन वुड ट्विंस कहा जाता है, यानी जुड़वा बच्चे थे ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के। यानी ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के रिजल्ट में दो इंस्टीट्यूशन मिले, एक मिला वर्ल्ड बैंक, एक मिला आईएमएफ, दे आर कॉल्ड ट्विंस। लेकिन आईटीओ के नहीं बनने के बाद भी अमेरिका या यूरोपियन कंट्री शांत नहीं रही और वो आगे बढ़ी कि नहीं, हमें अपने ट्रेड को लेकर ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करना है, जिसका रिजल्ट मिला गेट, GATT, गेट, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। ये जाके 1947 में अमेरिका और यूरोपियन कंट्री जो मिलकर आपस में मिलकर गेट बनाया कि नहीं, हम लोग ट्रेड पर भी एग्रीमेंट बनाएंगे, ट्रेड पर भी एग्रीमेंट बनाएंगे, जो अक्टूबर 1947 में साइन किया गया कंट्रियों के द्वारा, यूरोपियन कंट्री और अमेरिका के द्वारा इसे साइन किया गया। और ये 1948 से काम करना शुरू किया। इंडिया भी इसे साइन किया 1948 में ही, इंडिया भी इस एग्रीमेंट पर साइन किया। इसलिए इंडिया को फाउंडिंग मेंबर ऑफ द गेट भी कहा जाता है कि इंडिया भी उसके फाउंडिंग मेंबर में से एक था। तो हम कह सकते हैं कि इंडिया इसका स्टार्टिंग से ही मेंबर रहा। जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, आप समझते हैं पहले ये था क्या। ट्रेड एंड टैरिफ दो वर्ड यहां पर यूज हो रहे हैं। पहला समझेंगे हम लोग टैरिफ को कि टैरिफ क्या है। टैरिफ क्या है, ध्यान से समझो इस चीज को। टैरिफ मीन्स क्या होता है, जैसे मान लो कि दो कंट्री हैं और दोनों कंट्री से, एक कंट्री से सामान दूसरे कंट्री में जाता है। जब दूसरे कंट्री में जब इन करता है तो वहां पे उस पर कस्टम ड्यूटी लगता है, दैट इज कॉल्ड सीमा शुल्क। कस्टम ड्यूटी दूसरे, जैसे मान लो कि चाइना से सामान आया इंडिया में, तो चाइना से जो सामान गुड्स यहां पहुंचेगा तो भारत इस पर कस्टम ड्यूटी लगाएगी। क्यों लगाएगी कस्टम ड्यूटी भारत? क्योंकि आप मैन्युफैक्चर्ड सामान, जो यहां पे गुड्स का मतलब मैन्युफैक्चर गुड्स ही है, जो बना के बेचा जा रहा हो, तो अगर भारत में वो अपने सामान को बेच रही है तो भारत उस पर कुछ चार्ज लगाता है कि नहीं, आप हमारे देश में या हमारे सीमा में नहीं घुस सकते हैं। क्यों नहीं घुस सकते? जैसे मान लो कि कोई चाइना के द्वारा, मान लो कि कोई जूता बनाया गया और चाइना के द्वारा बनाया गया जूता जो है वो उसका मार्केट प्राइस 500 रुपया है और वो भारत इन करेगा, तो भारत सरकार देख रही है कि जो चाइना का जूता है, मान लो कि वो हमारे कंट्री में बनाए गए जूते से अच्छा है और हमारे जूते की जो कीमत है वो मान लो कि 300 रुपये है, लेकिन चाइना वाला जूता 500 में ही जो मिल रहा है वो हमारे 300 से कहीं गुना ज़्यादा क्वालिटी के मामले में अच्छा है। तो भारत सरकार को लगता है कि अगर वो जूता हमारे देश में इन कर गया तो हमारे देश का जो बिजनेस है या हमारे देश की जो जूते की कंपनी है उसे काफ़ी नुकसान होगा और वो उसकी बिक्री कम जाएगी, हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग घट जाएगी। ऐसे में भारत सरकार उस पर लगाई सीमा शुल्क कि नहीं, आप अगर हमारे यहाँ सामान लेके आओगे तो हम आप पर चार्ज करेंगे, दैट इज कॉल्ड कस्टम ड्यूटी। अब मान लो कि भारत सरकार ने कह दिया कि हम आप पर 1000 रुपया
का सीमा शुल्क लगाएंगे, यानी आप पर हम 200% का सीमा शुल्क लगा दिए। 200 रुपये का अगर 200% का सीमा शुल्क लगाया तो 500 का जूता जो है अब भारत में जब घुसा तो वो बन गया 1500 का। अब 1500 में वो जूता मिल रहा है, तो यहां पर भी हुआ कि देखो इतने महंगे जूते लेके क्या फायदा है, हमारे यहां तो अपनी ही बनाई हुई कंपनी की 300 रुपये में जूते हैं, अगर खराब भी होते हैं तो आप 1500 की जगह अगर 300 में खरीदते हो तो 5 बार खरीद सकते हो हमारे जूते को। तो इस तरीके से दो देश के द्वारा सीमा शुल्क लगाकर ट्रेड को रोकने की या ट्रेड को किसी तरीके से डिस्टर्ब करने की कोशिश की जाती रही है शुरू से। तो टैरिफ क्या होता है, उस कस्टम ड्यूटी का अमाउंट, कि कितना कस्टम ड्यूटी लगेगा, कितना कस्टम ड्यूटी लगेगा, इसके रेट को डिफाइन करना। यानी टैरिफ मींस क्या हुआ, रेट ऑफ कस्टम ड्यूटी। तो टैरिफ को कंट्रोल करने का ये एग्रीमेंट था। पहला बात समझने ला कि ये जो एग्रीमेंट था GATT, ये एग्रीमेंट था टैरिफ को कंट्रोल करना। मतलब चूंकि उस समय देश समझो कि अब जो USA था या आपका ब्रिटेन था या फ्रांस था, ये सब में औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी, तो वहां मैन्युफैक्चर्ड सामानों की संख्या ज्यादा थी। क्योंकि कंपनियां वहां काम कर रही थी तो उन्हें अपने सामानों को बेचना था, और जब वो बेचने जाते थे दूसरे कंट्री में तो वहां पर सीमा शुल्क के द्वारा उसे रोका जाता था। तो उनको इस चीज से बहुत ज्यादा समस्या थी कि हमारा सामान बिकेगा कैसे, हमें मार्केट तक पहुंचने से रोका जा रहा है सीमा शुल्क लगाकर। इसीलिए गेट का जो मेन टारगेट था कि टैरिफ को कंट्रोल करो जब हम अपना सामान। और ऑब्वियसली आप समझो इसके डिमेरिट को भी जो हम लोग समझेंगे आगे पढ़ेंगे। तो देखो मान लो कि अगर उस समय की बात करें तो एक ब्रिटेन को पकड़ लो, एक पकड़ लो इंडिया को। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हो चुकी है, वहां पे काफी सामान बन रहे हैं, वहां मैन्युफैक्चर्ड सामान हो रहे हैं ज्यादा। अब भारत की बात करो तो यहां पे कुछ मैन्युफैक्चरिंग हो नहीं रहा है। तो ऑब्वियसली जरूरत किसको है टैरिफ कंट्रोल करने की, भारत को कि ब्रिटेन को? तो ब्रिटेन को ज्यादा जरूरत है क्योंकि उसके पास सामान है, उसको बेचने के लिए मार्केट चाहिए। भारत के पास तो सामान ही नहीं है तो वो बेचेगा क्या? तो वो तो सिर्फ एक मार्केट बन के रह गया। तो वहां पे एक एग्रीमेंट था वो जो टैरिफ को कंट्रोल करो, यानी रेट ऑफ द कस्टम ड्यूटी को हमें कंट्रोल करना है, ये था टैरिफ। दूसरा था ट्रेड। ट्रेड का मतलब यहां पर सिंपली था कि मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स ही जो थे हमारे वो ट्रेड में थे। यहां पे कोई एग्रीकल्चरल या रॉ मटेरियल की बात नहीं हो रही थी, बात हो रही थी केवल मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की। तो जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ का जो कॉन्सेप्ट था वो था कि आपको मार्केट में अपने मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को पहुंचने से रोकने वाली सारी चीजों को हटाओ। दैट इज जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, जिसका यहीं से आप समझ सकते हो कि एक तरीके से डेवलप्ड कंट्रियों को मार्केट चाहिए था और वो मार्केट था अनडेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज। तो वो मार्केट अपना क्लियर करने के लिए इस तरह के एग्रीमेंट को साइन करवाएं। क्योंकि इसका बेसिक ही इतना क्रिटिकल टाइप का था या क्रिटिसाइज करने लायक था कि इसके बेसिक्स में ही प्रॉब्लम शुरू हुई, और इसके बेसिक्स के प्रॉब्लम्स के कारण धीरे धीरे इसके जो मीटिंग्स होने शुरू हुए, इसमें मीटिंग्स का भी कोई रूल रेगुलेशन नहीं था कि मीटिंग्स जो कॉल होंगी वो कितने इंटरवल के बाद होंगी। मतलब 2 साल के बाद भी हो सकती है, 1.5 साल के बाद भी हो सकती है, 10 साल के बाद भी हो सकती है। इसके मीटिंग्स को नाम दिया गया कॉन्फ्रेंस। क्योंकि जब कॉन्फ्रेंस चलना शुरू हुआ तो पहला कॉन्फ्रेंस चला, सेकेंड कॉन्फ्रेंस हुआ, और कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ, केवल डिस्प्यूट्स होते थे। क्योंकि हर जगह यही प्रॉब्लम था कि आपको टैरिफ आपको कंट्रोल करने के लिए एग्रीमेंट था, और टैरिफ कंट्रोल करने के चक्कर में जो डेवलपिंग कंट्री या अनडेवलप्ड कंट्री थी उसके मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर थे वो पूरी तरह से बर्बाद हो रहे थे। मान लो कि भारत कोई कंपनी अपनी खोलता है, वो कुछ सामान बनाना शुरू करता है जिसका मार्केट प्राइस रखता है 500 रुपया, और कोई और कंट्री वो डेवलप्ड है वो उस सामान को मात्र 100 रुपये में बना दे रही है, और 100 रुपये में बना के उसे वहां बेच दे रही है। तो ऑब्वियसली हमारा मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है वो इफेक्टिव होगा। तो इस इफेक्टिवनेस के कारण इसके कॉन्फ्रेंसेज में काफी डिस्प्यूट्स होने शुरू हुए, और इसका जो 8वां कॉन्फ्रेंस था दैट इज कॉल्ड उरुग्वे राउंड, उरुग्वे राउंड में ये डिस्प्यूट काफी हद तक ज्यादा विकराल रूप धर लिया, और फाइनली ये हुआ कि नहीं, गेट काम नहीं करेगा, और गेट के जगह टर्म आया मेरा WTO का, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसे 1 जनवरी 1945 में स्टार्ट किया गया, और जिसमें 164th कंट्री शामिल हुए। अफगानिस्तान इसका लास्ट 164th कंट्री है जो इसको साइन किया, और WTO के द्वारा
गेट को ट्रांसफॉर्मेशन हुआ WTO में। हम लोग डिटेल में समझेंगे अब कि गेट और WTO में क्या डिफरेंस है, कैसे WTO गेट से अलग हुआ, ये सारी चीज़ों को देखेंगे। बट देखेंगे हम लोग अभी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे एग्रीमेंट साइन हुए, जैसे AOA एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, NAMA नॉन एग्रीकल्चर मार्केट एक्सेस, गेट्स जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड सर्विसेज। इंपॉर्टेंट चीजें ये है, ट्रिप्स ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ध्यान से समझो, ये सारे एग्रीमेंट थे। क्यों? इसी पे आपको अंतर समझ में आएगा गेट और WTO में क्या अंतर रहा। जैसे कि पहला देखो, यहां बात करो एग्रीकल्चर, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, यानी कि WTO में एग्रीकल्चरल जो हमारे गुड्स थे हम उस पर भी एग्रीमेंट किए, जबकि गेट में एग्रीकल्चरल गुड्स पर ट्रेड का मतलब था केवल मैन्युफैक्चर्ड, एग्रीकल्चरल के लिए कोई वहां पर रोल नहीं था। यहां पे एग्रीकल्चर को शामिल किया गया। नॉन एग्रीकल्चरल मार्केट एक्सेस, जहां पे नॉन एग्रीकल्चर मार्केट को भी एक्सेस करने की परमिशन दी गई। ट्रेड एंड सर्विस इसमें शामिल किए गए, यहां पे सर्विसेज शामिल नहीं थे, यहां पे केवल गुड्स थे। ट्रेड रिलेटेड जो डिस्प्यूट होते थे उसके लिए भी एक एग्रीमेंट साइन हुआ, जबकि गेट में अगर आपको कोई शिकायत है तो आपके पास शिकायत दर्ज कराने का कोई फोरम मौजूद नहीं था। तो ये डिफरेंस थोड़ा थोड़ा समझे हम लोग, आज बेसिक समझे कि आपके इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बेसिक्स को हम लोग देखें। अब आगे हम लोग डिटेल में इसको एक एक करके पढ़ेंगे। अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ या समझाया हुआ अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।